नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। ब्रेकिंग खबर से शुरुआत करेंगे। प्रयागराज से ब्रेकिंग आ रही है। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी सबसे बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई याचिका। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई है याचिका। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई याचिका। हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने की गई है मांग। प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं ज्ञानव्यापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर आपके सामने। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका, हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई है याचिका। हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई है याचिका। हिंदू प्रतीक चिन्हों को संरक्षित करने की गई है मांग। एससी का फैसला आने तक चिन्हों को संरक्षित किया जाए। हिंदू पक्ष की तरफ से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हाईकोर्ट का फैसला आने तक चिन्हों को संरक्षित करने की गई है मांग। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर लगाए गंभीर आरोप। त्रिशूल और अन्य चिन्हों को मिटाया जा सकता है। हिंदू पक्ष की ओर से इस बात का अंदेशा जताया गया है। राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। प्रमुखवादी राखी सिंह और अन्य की तरफ से दाखिल की गई याचिका। और इसी खबर पर हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता शोएब रिजवी जुड़ चुके हैं। जी शोएब, जिस तरह से हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दाखिल की गई है और कई संभावनाओं का अंदेशा वो जता रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जबकि कल ही एएसआई का सर्वे होना है या नहीं होना है, इस पर इलाहाबाद हाईकोर्ट पे फैसला आना है। क्योंकि पिछले दिनों सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया गया था। अब एक नई याचिका दाखिल कर दी गई है और उस याचिका में इस तरह की तमाम संभावनाएं व्यक्त की गई हैं कि वहां पर जो कई तरह के प्रतीक चिन्ह हैं उसको संरक्षित किया जाए। क्योंकि ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है इस पक्ष की तरफ से कि उसको मिटाया जा सकता है। खासतौर से जो मुस्लिम पक्ष है वो वहां पर उसके साथ छेड़खानी कर सकता है, चाहे त्रिशूल हो या अन्य जो प्रतीक चिन्ह वहां पर बने हुए हैं उसको संरक्षित करने की मांग को लेकर के याचिका दाखिल की गई है। हालांकि इस पर सुनवाई कब होगी अभी इस पर तय नहीं है, लेकिन जिस तरह से याचिका एक दिन पहले ही दाखिल की गई, जब इस पूरे मामले में एएसआई सर्वे होगा, तो ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि एएसआई सर्वे से भी किसी तरह का इन प्रतीक चिन्ह या निशानों पर कोई नुकसान न हो, इस पर भी असर पड़ेगा। और निश्चित तौर पर ये याचिका फिलहाल दाखिल करके हिंदू पक्ष ने एक तरह से वहां पर जो इस तरह के प्रतीक चिन्ह है उसको संरक्षित करने या उसको बचाने के लिए कोई डायरेक्शन देने की मांग की है, जिस पर फिलहाल अब कोर्ट की तरफ से सुनवाई होने की तारीख तय होने के बाद इस पर सुनवाई होगी। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण याचिका जरूर हिंदू पक्ष की तरफ से। जी बिल्कुल शोएब, बेहद महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि जिस तरह से इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया था और भी कई अन्य बयान सामने आ रहे थे, ऐसे में ये भी माना जा रहा था, उन्होंने इस बात की दलील भी दी थी कि जो साक्ष्य हैं वहां पर वो पहले से मौजूद है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उन तमाम बयानों के बाद ही इसको लेकर और ज्यादा गंभीरता से विचार किया गया है और उसके बाद इस याचिका को दाखिल किया गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये एकदम सही है जैसा आप कह रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस वक्त पिछले दिनों बयान दिया था, जिसकी लंबी एक तरह से नई बहस भी छिड़ी और इस पर चर्चा हुई, उसके बाद उसी संदर्भ में उसी तरह की एक याचिका दाखिल की गई जिसमें उन्हीं चीजों को संरक्षित करने यानी बचाने की मांग की गई है। तो ये एक तरह से कह सकते हैं बड़ा कदम है। और ऐसा ही बयान अभी कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया था कि वहां पर त्रिशूल के निशान है और भी प्रतीक चिन्ह है जिसको बचाया जाना चाहिए। और अभी इस याचिका में कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है, देखना होगा कि इसकी कब सुनवाई होगी और कोर्ट शोएब, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के नूह में सोमवार को आयोजित यात्रा के दौरान हुई हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो चुकी है। हालांकि नूह में उसके आसपास के इलाकों में हालात अब धीरे धीरे नियंत्रण में आ रहे हैं। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि सांप्रदायिक हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही करवाई जाएगी। इसके पीछे किसका हाथ है, कैसे शुरू हुआ, इन सब बातों के ऊपर भी प्रोसेस चल रही है। उस सारी प्रोसेस में कोई भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये सारी योजना हमारी इसमें बनी है। नूह जिले में जो ये काऊ प्रोटेक्शन एक बड़ा विषय है, वहाँ स्मगलिंग होती है, वहाँ गौ हत्या भी होती है। तो हम उस जिले में एनफोर्समेंट जो हमारा ब्यूरो है
उसको ये जो सिक्योरिटी का जो काम है ये भी उनके माध्यम से कराएंगे और 100 जवान अलग से उस व्यवस्था के लिए वहां रखे जाएंगे ताकि ये समस्या भी आगे ना आए। और मैं तो खास करके ऐसे मुस्लिम भाई, जो बहुत लोग मुसलमान भी हैं जो गोरक्षा के हित में भी बोलते हैं, काम करते हैं, उनका कोई उसमें विरोध नहीं है बल्कि सहयोग भी करते हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच खुल करके उसमें इस मूवमेंट में साथ देता है। तो मैं तो ऐसे मुस्लिम नौजवानों को भी प्रोत्साहन के नाते से अलग से योजना बना करके भी उनको प्रोत्साहन देंगे कि मुस्लिम लोग भी अगर गोरक्षा में आगे आते हैं ताकि वहां किसी प्रकार का आपसी भाईचारा ये न बिगड़े, हमेशा हमेशा के लिए इन चीजों को हम ठीक कर सकें, तो इसका भी एक अलग से हम योजना बनाएंगे। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस को रोकने की कोशिश करने पर भड़की हिंसा गुरुग्राम, पलवल, दिल्ली, राजस्थान सहित यूपी तक फैल गई है। नूंह में कर्फ्यू जारी है। उपद्रव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। आज भी इंटरनेट सेवाएं ठप हैं। इसी बीच नूंह पुलिस ने हिंसा में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। नूंह में हिंसा के मामले में अभी तक 41 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इस मामले में 116 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 150 लोगों से पूछताछ की गई है। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। वहीं हिंसा को लेकर गृह मंत्री अनिल विज और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उसको पूरा टाइट कर दिया गया क्योंकि जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। मैं तो आपके माध्यम से भी सबसे यही आग्रह विनती करूंगा कि अमन शांति बनाकर रखें। हमारे प्रदेश में आज तक के इतिहास में ऐसी घटना नहीं हुई। जिन लोगों ने इस घटना को आगे उकसाकर लड़ने का काम किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। हर थाने के ऊपर एक एक आईपीएस अधिकारी लगाया गया है और हम एफआईआर दर्ज कर लगभग 41 एफआईआर हम दर्ज कर चुके हैं और 116 लोग केवल नूंह में गिरफ्तार किए हैं। ये सारी जब जांच हो जाएगी उसके बाद पता लगेगा। एक चीज तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहां पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियां चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जांच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। हरियाणा के नूंह में विश्व हिंदू परिषद की यात्रा के दौरान हुई हिंसा को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में हुई हिंसा और फिर इसके आसपास इलाकों में फैल जाना, इससे ये साबित होता है कि हरियाणा में मणिपुर की तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। यहां की सरकार का खुफिया तंत्र पूरी तरह से निष्क्रिय है और ये बात चिंताजनक है। साथ ही मायावती ने यह भी कहा कि तमाम घटनाओं का जिक्र करते हुए राजनीतिक और संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति के लिए ऐसी चीजों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हरियाणा राज्य में सांप्रदायिक दंगा का भड़कना और इसका गुड़गांव व अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैल जाना तथा उस हिंसा में अनेकों लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल सहित लोगों की संपत्तियों की भारी हानि होने से ये साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था काफी बुरी तरह से ध्वस्त है। खासकर नूंह की घटना को लेकर ये लगता है कि हरियाणा राज्य के पास दंगा व उसको लेकर आगे भड़क रही हिंसा को रोकने की नीयत का पूरी तरह से अभाव है, जो और भी चिंताजनक बात है। वैसे भी चाहे मणिपुर हो या हरियाणा सहित अन्य राज्यों में हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं पिछले कुछ दिनों में काफ़ी हुई दर्दनाक व शर्मनाक घटनाएं
दंगा एवं हिंसा आदि को राजनीति तथा संकीर्ण स्वार्थ की पूर्ति का साधन बनने की अनुमति किसी भी राज्य सरकार को नहीं देनी चाहिए। बुलेटिन में फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन स्कीम का होगा शिलान्यास। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज। 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन स्कीम का होगा शिलान्यास। पीएम मोदी अमृत भारत स्टेशन स्कीम का करेंगे शिलान्यास। एक साथ 500 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए बनाई गई है परियोजना। एक साथ 500 रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए बनाई गई है परियोजना। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमृत भारत स्टेशन स्कीम का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे शुरुआत। देश के अलग अलग जोन के 500 स्टेशन चयनित। देश के अलग अलग जोन के 500 स्टेशन चयनित। दिल्ली से ब्रेकिंग न्यूज। 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन स्कीम का होगा शिलान्यास। और अब बात करते हैं अगली खबर की। धारा 370 को निरस्त करने पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला की ओर से बयान आया है। और इस बात को लेकर अब्दुल्ला ने कहा है कि सीएम उनके सहयोगी जब से यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ और हम सुप्रीम कोर्ट से इसकी उम्मीद कर रहे हैं कि यह जानकारी उन्हें दी जाए। सीजेआई और उनके सहयोगी एसोसिएट जज ने भी कई सवाल उठाए हैं। ये सब कुछ संविधान के बारे में है। देश और जम्मू कश्मीर के संविधान के बारे में 5 अगस्त 2019 को जो कुछ भी हुआ वह देश और जम्मू कश्मीर के संविधान के खिलाफ था। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे हमारे दृष्टिकोण से भी देखेगा। हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, इसकी राजनीति के बारे में नहीं। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अगर ये सवाल नहीं उठेगा तो कौन सा सवाल उठेगा? ये जो सारा मामला संविधान को लेके है, ये सारा मामला आईन को लेके है, मुल्क के आईन को लेके, जम्मू कश्मीर के आईन को लेके, और जो इन दोनों आईन के दरमियान रिश्ता है या रिश्ता था, उस चीज को लेके तो सारे सवाल उठे। क्योंकि हम कहते हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो मुल्क के आईन के खिलाफ और जम्मू कश्मीर के आईन के खिलाफ हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को हमारे नजरिए से देखेगी, लेकिन उसके लिए हमें और मेहनत करनी होगी। शायद आजादी के बाद से लेके आज तक सबसे बड़ा सवाल, इतना बड़ा सवाल जम्मू कश्मीर को लेके शायद ही सुप्रीम कोर्ट के सामने आजादी के बाद आया होगा। और तभी तो मैं यहाँ जिंदगी में पहली बार सुप्रीम कोर्ट आया हूँ। इससे पहले भी जम्मू कश्मीर को लेके केस आए हैं, लेकिन मैं कम से कम मैंने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझी कि मैं उस वक्त सुप्रीम कोर्ट आऊं। आज खुद यहाँ अपने साथियों के साथ सुप्रीम कोर्ट आया हूं। शायद इसी से आपको इशारा मिलेगा कि कितना बड़ा मामला है ये जम्मू कश्मीर के लिए। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह ताजिया की पूजा करती हुई नजर आ रही हैं। वो पीतल की बाल्टी से ताजिया को धोती हुई दिखाई दे रही हैं। ताजिया पर दान दक्षिणा भी चढ़ाया जा रहा है। इस दौरान ताजिया के ठीक सामने काली टी शर्ट और हाफ पैंट में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। 29 जुलाई को मुहर्रम के मौके पर राबड़ी देवी के सरकारी आवास पर ताजिया को जुलूस को लेकर मुस्लिम समाज के कई लोग पहुंचे थे। इस वीडियो पर बीजेपी ने निशाना साधा है। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है कि ताजिया की पूजा करें या बुर्का पहन ले, ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति के लिए किया जा रहा है। अरे तजिया पूजे या बुर्का पहन ले। तुष्टीकरण की राजनीति में, वोट की राजनीति में जब नौटंकी ही करना है तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी पहचान, अपने टीका का सम्मान, अपने धर्म का सम्मान, अपने हिंदू सनातन के सभी वर्ग का सम्मान सभी सनातन की जिम्मेवारी है। हरियाणा राज्य के नूह में हुई सांप्रदायिक हिंसा के विशेष में गुस्साए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही इस्लामिक जिहाद और आतंकवाद का पुतला फूंककर नारेबाजी भी की है। इस दौरान हरियाणा सरकार से हिंसा में घायल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा
देने की मांग भी की है। साथ ही साथ घायलों को 20-20 लाख रुपए की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाने की मांग की है। बजरंग दल ने इस विरोध के साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन सड़कों पर जमा होकर किया। देवरिया के मेवात में हुई पटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने आतंकवाद का पुतला फूंककर आतंक के खिलाफ विरोध जाहिर किया है। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के पुरुषोत्तम लोधिया ने कहा है कि अगर इसके खिलाफ जांच होकर सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको सख्त से सजा दी जानी चाहिए, वरना हमारा आंदोलन बड़े स्तर पर आगे बढ़ेगा। लखनऊ में खबर चलने के बाद नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस नींद से जागी है और नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर कार्रवाई की शुरुआत की है। लखनऊ से खबर चलने के बाद जागा नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस का महकमा। खबर चलने के बाद जागा नगर निगम का महकमा। नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों पर शुरू की गई कार्रवाई। इस कड़ी में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी पर भी कार्रवाई की है। मंत्री जयवीर सिंह की गाड़ी पर कार्रवाई हुई है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री जी की गाड़ी विधानसभा के नो पार्किंग जोन में खड़ी हुई थी, जिस पर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की गई है। देश में आई फ्लू लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां बच्चों को लेकर बुजुर्ग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी आई फ्लू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, जिस वजह से सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ आंख की जांच करने वाली ओपीडी में लग रही है। आपको बता दें कि एक सप्ताह से आई फ्लू से पीड़ित 500 से ज्यादा लोग इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। हालांकि ये जो आंकड़ा है वो परेशानी बढ़ाने वाला है, जिसको लेकर इंडिया वॉइस ने डॉक्टर पल्लवी सिंह से बातचीत की। लगातार आई फ्लू के मरीजों में इजाफा हो रहा है। क्या बच्चे क्या बूढ़े, हर किसी को आई फ्लू कहीं ना कहीं होता दिखाई दे रहा है। कह सकते हैं इसमें आंखों की बीमारी होती है। लगातार इससे कई प्रतिशत लोग भी कहीं ना कहीं चपेट में आ चुके हैं और अक्सर जब एक पेशेंट को होता है तो कई पेशेंटों को वो बीमारी हो जाती है। इसीलिए लोग उस पेशेंट से बचते हैं जिसको आई फ्लू होता है। हमारे साथ इसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर पल्लवी जी। हम जानेंगे कि इंडिया वॉइस में बहुत बहुत स्वागत है और कैसे बच सकते हैं आई फ्लू की बीमारी से। आई फ्लू जैसे कि आप सब लोग देख रहे होंगे कई न्यूज़ चैनल पे या न्यूज़पेपर में ऑलरेडी बताया गया है कि आई फ्लू की संख्या बहुत बढ़ रही है और ये बात सही है। पिछले 10 सालों में नंबर ऑफ आई फ्लू के केसेस इस साल बहुत ज़्यादा हैं। तो आई फ्लू एक बेसिकली एक वायरस से होने वाली बीमारी है जो कि सेल्फ लिमिटिंग होती है। सेल्फ लिमिटिंग का मतलब होता है कि वो 10 से 15 दिन रहती है और खुद ब खुद ख़त्म हो जाती है। तो इससे बचने के लिए घरेलू उपचार एक तरीके का ये है कि आप बर्फ़ से इसकी सिकाई करिए। दिन में 3 से 4 बार बर्फ़ के टुकड़े एक साफ कॉटन हैंकी में रख के आंखों पे 5 से 10 मिनट की सिकाई कर सकते हैं। उससे होने वाली जलन, स्वेलिंग ये सब बहुत कम कर देता है। आप अपने मन मर्जी से या केमिस्ट में या फार्मेसी स्टोर पे जाके दवाइयाँ ना लें, क्योंकि बहुत लोग स्टेरॉइड डाल रहे हैं जिसकी वजह से आई फ्लू एकदम से 24 घंटे में 48 घंटे में वर्स हो रहा है। तो वो चीज़ ना करें। आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर को जाके आँख के डॉक्टर को दिखाइए, तब आई ड्रॉप की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो डॉक्टर देगा, अदरवाइज आई ड्रॉप ना डालें। दूसरा, इससे बचाव के लिए एक तरीका है, जैसे कि हम लोग कोविड में अपना हैंड हाइजीन मेंटेन कर रहे थे, हाथों को बार बार धुल रहे थे। उस टाइम पे बताया जा रहा था कि चेहरे पे अपने हाथ को ना लाएं। सेम आई फ्लू में भी यही, जिसको आई फ्लू है वो भी अपनी आंखों को ना छुए और जिसको नहीं है वो भी अपना फेस या आंख छूने के पहले अपने हाथों को अच्छे से धुले, जिससे कि हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं। एक इंसान से दूसरे इंसान को होने से हम लोग इसको रोक सकते हैं अगर हम लोग अपने चेहरे आंखों को ना छुएं। अगर हम बात करें कि लगभग अभी तक आप कितने मरीजों को देख चुकी हैं ऐसे जो पेशेंट आ रहे हैं, और एक पेशेंट के होने के बाद कितने पेशेंटों को होने की उम्मीद रहती है? राइट, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि अभी तक मैंने पिछले 15 दिन में लगभग 500 से 600 कंजंक्टिवाइटिस के केसेस मैं अपनी ओपीडी में देख चुकी हूँ। और रही बात रोकने के लिए कि जैसे मैंने बताया आपको हैंड हाइजीन का
बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो हमारे वहाँ कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो हैंड हाइजीन का बहुत ध्यान रख रहे हैं, तो उनकी फैमिली में वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, लेकिन बहुत लोग लापरवाही भी कर रहे हैं। तो एक दिन में अगर आज एक बच्चे को हुआ है तो तीसरे या चौथे दिन में सेकंड बच्चे या अदर पेरेंट्स को भी हो रहा है। तो इसके लिए आप बस अपने हैंड हाइजीन का ध्यान रखें तो ये स्प्रेड नहीं होगा। जैसा कि आप सबने सुना कि कैसे जो है आई फ्लू की बीमारी से बच सकते हैं, तरीके से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। डॉक्टर बलवीर जी ने बताया तभी आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित महसूस करा सकते हैं, और खुद भी सुरक्षित रह सकते हैं। मैं सुपर पांडे, लखनऊ से इंडिया के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।